हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल या फिर इसको आप प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी टाइम हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। अगर लॉन्ग में आता है तो टोटल हमारे 14 प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं। अगर हमारा ये शॉर्ट में भी वैसे आता है, हमारा शॉर्ट में भी, तो अगर शॉर्ट में आता है तो 14 प्रिंसिपल्स में से कोई भी एक या दो करके पूछ लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में वन बाय वन हमारे 14 प्रिंसिपल्स। वन बाय वन प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हमें पहले ये समझना है कि आखिर 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो हेनरी फेयोल नाम के एक पर्सन है जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस में मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो वही हमें पढ़ने हैं आज। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना एंड वर्क मीन्स आपको पता है काम, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स वर्क को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर एलोकेट करना, ठीक। कि सबसे पहले कंपनी में क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वर्क एलोकेट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे कि वो टाइम से अपनी कंपनी में अपने वर्क को अचीव कर सकें। विदाउट एलोकेशन ऑफ वर्क एम्प्लॉय कंपनी में काम को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो वर्क एलोकेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे इस पॉइंट में टू वर्ड्स हैं, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ आर डिफरेंट। सो द अथॉरिटी मीन्स अधिकार या फिर द पावर और राइट टू मेक डिसीजन, ऐसे पावर्स या फिर राइट जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, या फिर जो कंपनी में रूल्स बनवाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ये मैं कंपनी के एक अथॉरिटेबल पर्सन की बात कर रही हूँ, आप मान सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमारी पोजीशन से आती हैं, जो हमारा रोल होता है उसके अकॉर्डिंग आ सकती हैं, या फिर एक पार्ट हमारी फॉर्मल हायरार्की का भी हम कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक मैनेजर, अ मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू असाइन टास्क और अप्रूव लीव ऑल्सो, ठीक है। तो एक मैनेजर के पास ये अथॉरिटी होती है जिससे कि वो असाइन कर सकता है टास्क अपने एम्प्लॉयज़ को, एज वेल वो उनकी जो लीव होती हैं, जो उनकी छुट्टियाँ हैं, वो उसको भी अप्रूव करता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी जिम्मेदारियाँ, या फिर इसे हम कहें तो ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो ड्यूटीज़ और जो ऑब्लिगेशंस हमें मिलते हैं, ठीक है, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इसके अलावा कहें कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हमें असाइन की जाती है हमारे जो जॉब का रोल होता है उसके अकॉर्डिंग या फिर हमारे वर्क के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है इसका, एक एम्प्लॉय एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंपनी के एक प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए एक प्रॉपर टाइम में। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसकी जॉब रोल के अकॉर्डिंग या वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको दी जाती है। थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। तो अकॉर्डिंग टू फेयोल्स, डिसिप्लिन मीन्स एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स ऑफ अ कंपनी। कि अगर एक कंपनी में जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को ओबे करेंगे तो क्या है, कंपनी में चीज़ें परफेक्ट वे में चलती रहेंगी, एक डिसिप्लिन्ड वे में चलेंगी। तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, कंपनी में वर्किंग होगी। जब कंपनी प्रॉपर तरीके से वर्किंग होगी तो प्रॉपर तरीके से एक परफेक्ट वे में कंपनी को ग्रोथ भी मिलेगी, जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि सैलरी वगैरह जो होती है, बोनस इंक्रीमेंट जो भी है, वो कंपनी की ग्रोथ के बेसिस पे ही कंपनी को एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फेयोल्स, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन पर्सन हैज़ ओनली वन बॉस। उससे होगा क्या, अगर एक पर्सन का, एक ही एम्प्लॉय का एक ही बॉस अगर है तो क्या है, जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम को कर रहा है उसे काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। क्यों नहीं करनी होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर 2 या 3 बॉस भी होते हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय के ऊपर सिंगल ही नहीं होते, एक टीम है, उस पूरी टीम के ऊपर 2 या 3 बॉसेस हैं। तो उससे क्या है, जो एम्प्लॉय कंपनी में काम को कर रहा है वो प्रॉब्लम उसे ये रहेगी कि कभी एक बॉस ने कहा उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया, कभी दूसरे ने कहा उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया। तो क्या है, उस तरीके से वो हौच पौच रहेगा वर्किंग में, उसे नहीं पता। अच्छा, एक बॉस को भी नहीं पता कि भाई कि दूसरे बॉस ने उसको क्लैरिफाई किया या फिर वर्क अलॉट किया, उसे तो नहीं पता, बस वो क्या अपने अकॉर्डिंग वर्क को एलोकेट कर लेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर एक सिंगल एम्प्लॉय है उसके ऊपर, एक के ऊपर बहुत वर्कलोड हो जाए,
एक के ऊपर बिल्कुल भी वर्कलोड ना हो, एक को वर्क एलोकेट ही ना किया गया हो। तो यहाँ कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स उन्होंने कहा है कि वन पर्सन हैज़ ओनली वन बॉसेस। सो उससे क्या क्लैरिफाई रहेगी सभी की अपनी अपनी वर्किंग में कि कौन कब किसको वर्क एलोकेट करेगा, कौन किससे काम करवाएगा, क्या काम करवाएगा, किस तरीके से काम को करवाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से पहले क्लैरिफाई होगी, अप टू डेट रहेगी सभी को। ठीक है, तो प्रॉब्लम फेस बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी, रिपीटेडली चीज़ें नहीं होंगी वहाँ। ठीक, तो ये चीज़ ना रिपीट हो, इसीलिए ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। कभी कभी ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो ट्रॉमा में चला जाता है, टेंशन स्ट्रेस में होता है टोटली, कि किस किस का दिया हुआ काम करूं, कैसे कैसे काम करूं, इतना वर्कलोड है कैसे कर लूं एक साथ सारा काम को। ठीक है, किसको मैं अब मतलब जो वर्क उसने कंप्लीट किया है वो किसको कंप्लीट मतलब चेकआउट करवा करके आए। तो यहाँ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। स्ट्रेस जब ओवरलोड होगा तो जो एक एम्प्लॉय जितना काम कर सकता है एक प्रॉपर टाइम में वो उतना भी नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन जब इंक्रीज होगी तो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के माइंड में आ जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। एक हैप्पी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट एम्प्लॉय के लिए होना चाहिए वर्किंग के लिए, अगर कंपनी को 100% वर्किंग चाहिए तो। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फ्लैनरी फेयोल एवरीथिंग गो सिस्टमैटिकली इन वन डायरेक्शन, कि हर चीज़ सिस्टमैटिकली चले बट एक सिंगल डायरेक्शन में, एक परफेक्ट डायरेक्शन में। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, हाउ कैन आई नो दैट कि सभी चीज़ें एक सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी में जो तीनों लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, कि उन तीनों ही लेवल पे ढंग से वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तीनों ही लेवल पे एक परफेक्ट वे में वर्किंग हो रही होगी, इट मीन्स क्या है कि हर चीज़ एक सिस्टमैटिक और प्रॉपर डायरेक्शन में चल रही है। यही हमारे हेनरी फ्यूल कहना चाहते थे। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल को हम ग्रुप इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या फोकस किया, फ्यूल ने कहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करके कंपनी को क्या करना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। अब है क्या ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है एक सिंगल पर्सन अपने खुद के बारे में जो सोच रहा है वो है उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर एक सिंगल एम्प्लॉय है वो कंपनी में काम को करेगा बिकॉज ऑफ अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बोनस के लिए, इंक्रीमेंट लग जाए उसका इसके लिए, तो अपने खुद के लिए, अपने खुद के प्रॉफिट बेसिस पे या अपने आप की ग्रोथ के लिए काम को करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इंटरेस्ट, तो वहाँ क्या है, जो एक एम्प्लॉय काम को करेगा वो ऑल ओवर पूरी कंपनी को लेकर के काम को करेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर के काम किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए काम किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम को किया जाएगा। तो दोनों में कहीं ना कहीं नहीं, टॉप टू बॉटम बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो फ्यूल्स का कहना ये है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करके हमें जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में जो हमारा जनरल मैनेजर है, अगर वो कंपनी के सभी डिपार्टमेंट को अपने आप हैंडल करता है, मैं ये नहीं कह रही कि सारा काम हर डिपार्टमेंट का वो खुद करेगा, उनके अंडर में एम्प्लॉय हैं, बट हर एक एम्प्लॉय को, हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को वो खुद से हैंडल करेंगे। वर्क एलोकेट करना हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हो, एवरीथिंग, हर चीज़ वो खुद करेंगे। ठीक, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है इसका, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में एक हेड है। तो जो हेड पर्सन होगा वो अपने डिपार्टमेंट को खुद से हैंडल करेगा। अब आप मुझे बताइए कि परफेक्टली वर्किंग कहाँ होगी। तो परफेक्टली वर्किंग कहाँ होगी, जहां पर ग्रुप में एक तरीके से, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बताया था कि डिपार्टमेंट का हेड वो पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर के चलेगा, तो वहां परफेक्टली वर्किंग होगी, ग्रोथेबल वर्किंग होगी। ठीक है, तो अब अगर बात करें जनरल मैनेजर की, तो वहां एक सिंगल पर्सन सारे काम को कर रहा है, तो उसमें परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, वर्क में हौच पौच रहेगा, परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दैट। अब इसीलिए ही रीज़न हमारा यही था कि फ्यूल्स ने ये कहा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस ना करके जनरल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। अगर कंपनी की ग्रोथ चाहिए तो, कंपनी की परफेक्शन चाहिए तो, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। सेवेंथ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन।
तो फ्यूल्स का कहना ये है कि चाहे सैलरी हो, कॉम्पनसेशन हो, बेनिफिट्स हो, ये सभी चीज़ें एक एम्प्लॉय को उसकी वर्किंग के बेसिस पे दी जानी चाहिए, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे या फिर उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैं ये नहीं कह रही, देखिए जिसको एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आई नो दैट कि वो काम अच्छा कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्वालिफिकेशंस भी उनके पास है, वो क्या करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कंपनी में ढंग से काम को करते नहीं हैं। वो क्या है, वर्क एलोकेट करेंगे, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करके दूसरे से काम को करवाएंगे। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने माइंड को भी वो ऑल ओवर यूज़ नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम ना हो, उससे क्या होता है, लॉस होता है उन पर्सनस का जिन्हें क्वालिफिकेशन भले ही हो या ना हो ज़्यादा, लेकिन कंपनी को अपने 110% वो एफर्ट्स कंपनी के लिए कर रहे हैं और कंपनी को उससे प्रॉफिट भी हो रहा है, जो कि दिख रहा है वो प्रॉफिट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब फ्यूल्स का कहना ये है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स, कि जो जितना काम, जैसा काम कंपनी में कर रहा है, कंपनी के लिए कर रहा है, उसे वैसे ही पेमेंट दी जानी चाहिए। 8th पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। इट मीन्स ओनली वन हैंड टॉप मैनेजमेंट। जो हमारी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के हाथ में होगा, ठीक है। वहाँ क्या है, प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज़ को फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ एक सिंगल पर्सन है जो सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रहा है या फिर देख रहा है, ठीक है। तो उसके अंडर में, उसकी नॉलेज में सारी चीज़ें रहेंगी जो भी कंपनी में चल रही हैं प्रॉपर। जब वो जैसा चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरीके से चाहे चीज़ों को मोल्ड करवाना वो भी करवा सकता है, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी कुछ हो रहा होगा वो इजीली उसको हैंडल कर सकता है। सेंट्रलाइजेशन वाला जो पार्ट होता है वो मैक्सिमम हमारी स्मॉल कंपनीज में ही होता है। ये कंपनी का ऐसा पार्ट है जो टाइम को सेव करता है, क्योंकि हमें पता है हमारा एक ही हेड पर्सन है, तो उसने जिस तरीके से काम को कहा है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा, तो कोई चेंजेस उसमें बार बार नहीं आएंगे। और एम्प्लॉय भी कंपनी में टेंशन फ्री होकर काम को कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके वर्क में बार बार कोई चेंजेस नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स कि कंपनी में जो भी कोई वर्क होगा वो एक हायरार्की में होगा, और जो हायरार्की का प्रोसेस होगा वो टॉप टू बॉटम है एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है हायरार्की मीन्स, ठीक है। तो जो हमारा कोई हमें इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर हमें कोई कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी एक हायरार्की में ही होगी, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल कंपनी का सीईओ है, उसे कंपनी में कुछ इम्प्लीमेंट कराना है, तो वो क्या करेगा, कंपनी में जो जस्ट उसके नीचे है, कौन है, कंपनी का जनरल मैनेजर, ठीक है, वो उसको बुलाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा। देन जनरल मैनेजर क्या करेगा, वो सेल्स मैनेजर जो जस्ट उसके नीचे है उसको बुलाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा। देन सेल्स मैनेजर क्या करेगा, जो जस्ट उसके नीचे है, जो टीम लीडर है, उसको बुलाएगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। उसको मतलब एक सिंगल ही, टीम लीडर काफ़ी सारे होते हैं, उन सभी को एक साथ बुलाएगा, उनको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब क्या होगा कि जो टीम लीडर्स हैं वो अपने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बुलाएगा, हर एक जो टीम लीडर है, देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, देन उसके बाद सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर प्रोसेस से इम्प्लीमेंट होगी। तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं तो परफेक्ट, कि जो हमारी एज अ हायरार्की कंपनी प्रोसेस में वर्किंग हो रही है, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है हमारा इसका, कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर हमें कंपनी में बहुत जल्दी से कुछ इम्प्लीमेंट कराना है तो टाइम पूरा कंज्यूम होगा, देन उसके बाद सारी चीज़ें कंपनी में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस चीज़ से लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो इसका सेकंड फेज ये होगा कि अगर हमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट करानी है तो कंपनी का सीईओ जीएम को बुलाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो कंपनी का जीएम है वो सारी चीज़ों को रिटर्न में निकलवाएगा नोटिस, और जो भी हेड है उनको रिटर्न में पहुंचाएगा। देन इस तरीके से बहुत जल्दी सारी चीज़ें कंपनी में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, एक हायरार्की अगर नहीं होती तो। 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर, और एज वेल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या है कि एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर प्लेस और इन अ प्रॉपर और अ परफेक्ट ऑर्डर। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें कंपनी में काम को करना है तो अगर हर चीज़ हमें परफेक्ट जगह पर मिलेगी, परफेक्ट ऑर्डर में होगी, तो किसी का ना तो टाइम वेस्ट होगा ना ही एनर्जी वेस्ट होगी। अब हमें कोई चीज़ सर्च करनी, चाहे कोई चीज़ सर्च करनी है, किसी पर्सन को सर्च करना, अगर वो वहाँ प्रॉपर टाइमिंग पे या प्रॉपर प्लेसेस पे मिलेंगे तो काम हमारा क्या है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल इट सेव्स द टाइम एज वेल एज एनर्जी ऑल्सो।
11th प्रिंसिपल इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, इक्वल ट्रीटमेंट होना है सभी एम्प्लॉयज़ के साथ। आप खुद ही सोच करके चलिए कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है तो क्या है, आपके माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाएगी और उस नेगेटिविटी की वजह से जो आप वर्क करना चाह रहे हैं, फिर जो आपको वर्क दिया गया है, जिस परफेक्शन से आप काम को करते हैं, वो परफेक्शन आपकी वर्क में बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब वर्क में परफेक्शन नहीं होगी तो इससे लॉस आपकी इमेज पे भी पड़ेगा, ठीक है, आपके इंक्रीमेंट पे भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं कंपनी को भी इस चीज़ से लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो स्टेबिलिटी मीन्स किसी चीज़ का स्टेबल होना, फिक्स होना। टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड कह सकते हैं आप इसे, एंड पर्सनल मीन्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात की जा रही है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को हम पर्सनल बोलते हैं, दैट इज़ नॉट अ पर्सनल, ठीक है। तो अगर हम ऑल ओवर कहें तो जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके वर्किंग शेड्यूल में, उनके टाइम पीरियड में, फिर उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब स्टेबिलिटी अगर होगी तो वो परफेक्शन से वर्किंग कर सकते हैं। अब एग्जांपल आप समझ के चलिए चीज़ों को, जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट उसका शिफ्ट किया जा रहा है, पावर उसके वर्क्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या है ना, तो उसके वर्क में कोई परफेक्शन रहेगी ना, किसी डिपार्टमेंट अगर चेंज किया जा रहा होगा तो किसी डिपार्टमेंट में वो ढंग से काम को नहीं कर पाएगा। अब उसे इस डिपार्टमेंट का वर्क समझ में आया तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया, इसका डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया। अब उस डिपार्टमेंट का समझ में आता है तो तीसरे डिपार्टमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया, तो क्या है, वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो वो यहाँ ढंग से काम को करे, चीज़ों को ढंग से समझ पा रहा है, प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, सॉल्यूशन उनका कर रहा है, परफेक्टली प्री प्लान चीज़ों को भी कर पा रहा है। अब तो क्या किया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ क्या है, एक परफेक्शन से एक एम्प्लॉय काम को नहीं कर पाएगा। अब जब यहाँ ये चीज़ें से बार बार फेस करनी पड़ेगी तो उसी के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट माइंड में आता है कि उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं है। जॉब सिक्योर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारी जो कंडीशंस बाबा क्रिएट कंपनी में हो रही हैं, ये उन्हीं कंपनीज में होती हैं जहाँ कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि एम्प्लॉय ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, एक ही एम्प्लॉय से सारे काम करवा लिए जाएं, तो वहाँ चीज़ें परफेक्ट और शेड्यूलिंग में होगी ही नहीं कहीं भी। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी माइंड में रहेगी कि उसकी जॉब सिक्योर नहीं है। अब जब ये इनसिक्योरिटी माइंड में एम्प्लॉय के रहेगी तो परफेक्टली काम को नहीं कर पाएगा। जहाँ वो 110% रिजल्ट दे रहा था वहाँ वो 70 और 80% उसका रिजल्ट रह जाएगा। तो इस चीज़ का लॉस एक एम्प्लॉय को भी है और एज वेल कंपनी को भी इसका लॉस है, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, और द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब किसी भी चीज़ को फर्स्टली स्टार्ट करना है, फिर किसी चीज़ की पहल करना, स्टार्टिंग करना, एज वेल अगर किसी सामने वाले को बोलने का मौका देना, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने जो उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सजेशंस लेगा किसी भी चीज़ को डिसाइड अगर उसे करना है, बिकॉज ऑफ कि जो मेन प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती है वो जूनियर पर्सनस को ही मिलती है, क्योंकि वही प्रॉब्लम को ढंग से फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ मैं इसका, जैसे कंपनी में एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना है, ठीक है। अब क्या है, मेन हमारे जो पर्सन्स होते हैं कंपनी के, जो जिनका कनेक्शन कस्टमर्स के साथ रहता है, वो होते हैं हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। तो इस चीज़ का सजेशन किससे लिया जाएगा, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से, कि मार्केट में अब किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, मार्केट में कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या क्या है, उनके टेस्ट क्या हैं, कैसे उनके टेस्ट हैं। तो ये चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा फेस करने को जो मिलती है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को ही मिलती है। तो कंपनी क्या लेक करेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के ही सजेशन लेगी, देन उसके ही बेसिस पे ये जज करेगी कि जो नया प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च करना है वो कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है आखिर, ठीक है, देन उसी के बेसिस पे उसको लॉन्च करेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमें मतलब कंपनी की बात की जा रही है। इसी पॉइंट का सेकंड फेज़ ये है कि जो एक सीनियर पर्सन है, फिर जो कंपनी के हेड टॉप अथॉरिटेबल पर्सन्स हैं, वो इस चीज़ का डिसीजन खुद ब खुद ले लें कि उन्हें क्या लॉन्च करना है, कैसे मार्केट में और कब किस तरीके से लॉन्च करना है, ठीक है, और मार्केट में उसको ले करके आ जाएं। तो वो चीज़ की डिमांड मार्केट में शायद में भी मतलब कि उतनी ना हो पाए, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो तो प्रॉब्लम को फेस इतना नहीं कर रहे हैं ना जितना हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। आई नो दैट कि जो सीनियर्स हैं उनके अंडर में उनकी नॉलेज में सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी मेन प्रॉब्लम हमारी जो है वो फेस सेल्स एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो किसी से सजेशन लेना कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। लास्ट और द 14th प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट मीन्स टीम एंड कॉर्प्स मीन्स
द फीलिंग्स। इट मीन्स यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़, कि जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनमें यूनिटी और हार्मनी होनी चाहिए एक तरीके से टीम में वर्क करने के लिए। बिकॉज ऑफ अगर एक इंडिविजुअल पर्सन वर्क को करता है तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। वहीं अगर हम इसका सेकंड पार्ट कहें तो सेकंड में क्या है कि कोई भी काम को हम एक ग्रुप में कर रहे हैं तो ग्रुप में क्या है, एक स्ट्रेंथ बनी रहती है, टाइम भी कम लगता है काम को करने के लिए, एक यूनिटी बनी रहती है और वहाँ हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। और आपस में अगर काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें सीखने को भी ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कंपनी में करनी है अकॉर्डिंग टू फेयल्स।